ओके, स्टार्ट करते हैं पॉलिटी। और पॉलिटी में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में फंडामेंटल ड्यूटीज को खत्म कर लिया था, और फंडामेंटल ड्यूटीज खत्म होती है हमारा पार्ट 4 पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। अब चलते हैं हम लोग पॉलिटी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट 5 के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की चर्चा है। किसकी चर्चा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो, ये पूरा का पूरा पार्ट 5 उसी तरीके से याद रखना जैसे तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा का नाम एकदम याद रहता है, ठीक है? क्योंकि अगर ये नाम या ये पार्ट भूल गया तो तुम पूरा पॉलिटी पढ़ लो, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है? हाँ, मेले में जैसे खो जाने के बाद अगर माता पिता का नाम नहीं याद है तो तुम कहीं पर नहीं जा सकते, उसी तरीके से इसमें पार्ट 5 अगर याद नहीं है तो तुम्हारा कोई उद्धार नहीं होने वाला है। तो पार्ट 5 का बहुत महत्व है। पार्ट 5 रहेगा कि किस आर्टिकल से लेकर के किस आर्टिकल तक रहेगा, तो 52 से लेकर के 151, आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक। इसमें पूरे 100 आर्टिकल हैं और हमें सबके बारे में समझना है, ठीक है? इसी में हमें संसद क्या होता है, लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री हो, कैबिनेट हो, पार्लियामेंट में लाए जाने वाला जितने बिल हो, ठीक है, उसके बाद चाहे हम बात करें कि कौन कौन से टाइप के मिनिस्ट्री होती है, सारा का सारा चर्चा हम सब इसी में देखेंगे। अगर पार्ट 5 क्लियर रहेगा तो पार्ट 5 के बाद 6 पढ़ने में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है? ओके, तो चलो हम यहाँ शुरू करेंगे सबसे पहले प्रेसिडेंट से। प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति से। इसमें सब कुछ आ जाएगा, जैसे प्रेसिडेंट हो गए, प्रेसिडेंट के बाद जो हमारे उनका इलेक्शन कैसे होता है, इलेक्शन आ जाएगा। वाइस प्रेसिडेंट क्या होते हैं, गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्ट्री कौन सी होती है, प्रधानमंत्री कौन है, कितने टाइप के मिनिस्टर्स होते हैं, डिप्टी पीएम की क्या चर्चा है, लोकसभा, राज्यसभा, सेशन, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, ज्वाइंट सेशन क्या होता है, फिर बिल टाइप ऑफ अलग अलग बिल क्या होते हैं, बजट क्या होता है, ठीक है, बजट को लाने के लिए जो मोशन वगैरह लाए जाते हैं वो क्या होती है, पार्लियामेंट्री प्रोसीजिंग क्या होती है, ठीक है, ऑर्डिनेंस वगैरह के बारे में, कैग क्या होता है, गवर्नर क्या होता है, इस सारा का सारा चर्चा हम इसमें कवर कर लेंगे। गवर्नर छोड़ के, गवर्नर इसके बाद वाले में आता है, ठीक है? हाँ, तो धीरे धीरे एक साथ हम लोग उसको पढ़ते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो दिमाग में रहेगा, नहीं तो उसमें सब खिचड़ी हो जाएगा पूरा, ठीक है? हम शुरू करते हैं प्रेसिडेंट से। प्रेसिडेंट को हम क्या कहते हैं हिंदी में? राष्ट्रपति। यानी पति का मतलब होता है ध्यान रखने वाला, ठीक है, रक्षा करने वाला, ध्यान रखने वाला। तो पूरे राष्ट्र की रक्षा करने वाला को हम राष्ट्रपति कहते हैं। अब ये राष्ट्रपति में जितने भी बातें कही गई हैं उनका एक ट्रिक है, पहले वो ट्रिक याद कर लो। उसको हम कहते हैं पकानी को का दू यो द सम, ठीक है? इसका ट्रिक क्या है? पकानी को का दुयो दसम, पकानी को का दुयो दसम। ट्रिक बोलो 4 बार। पकानी को का दुयो दसम, 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 पकानी को का दुयो दसम। कौन से आर्टिकल से शुरू होगा? 52 से। उसके बाद सीधा लिखते जाओ 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61, ठीक है, 61। तो हमें इसमें याद रखने की जरूरत नहीं कि भाई कहाँ से लेकर कहाँ शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो, खाली शुरू वाला याद रखो, 52 से शुरू हो रहा है, बाकी वो ट्रिक याद रखो। राष्ट्रपति का ट्रिक क्या है? पकानी कोका दुयो दसम, पकानी कोका दुयो दसम। अभी इन सबका मतलब भी बताऊंगा, उसके बाद एक एक को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है? बताओ राष्ट्रपति का ट्रिक क्या है? पकानी कोका दुयो दसम, पकानी कोका दुयो दसम। आंख बंद करके 4 बार बोलो, एकदम याद हो जाएगा। पकानी कोका दुयो दसम, पकानी कोका दुयो
दशम, पकानी कोका दुयो दशम। देखो प से होता है पद, पद का मतलब पोस्ट, प से पद, पद यानी पोस्ट। का मतलब कार्यपालिका, कार्यपालिका, कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एग्जीक्यूटिव। नी यानी निर्वाचन, निर्वाचन मीन्स इलेक्शन, नी यानी निर्वाचन यानी इलेक्शन, इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन। को मीन्स कोटा, 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 कोटा को हिंदी इंग्लिश में कोटा ही कहते हैं, ठीक है, कोटा को हिंदी इंग्लिश में कोटा ही कहते हैं, कोटा। उसके बाद का मतलब कार्यकाल, कार्यकाल, कार्यकाल यानी टेन्योर, 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 टेन्योर। दू यानी दोबारा चुनाव, दोबारा चुनाव, दोबारा चुनाव, दोबारा चुनाव। यो मतलब योग्यता, योग्यता यानी एलिजिबिलिटी, 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 एलिजिबिलिटी। द यानी दशाएं, दशाएं, कंडीशन, ठीक है, कंडीशन, कंडीशन। स यानी शपथ, शपथ यानी ओथ, ओथ, ओथ। और म से महाभियोग, महाभियोग यानी इम्पीचमेंट, 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 ठीक है, महाभियोग, महाभियोग, म से महाभियोग, ठीक है। तो पकानी कोका दुयो दशम का पूरा मतलब समझ में आया। बोलो प से पोस्ट, प से पोस्ट, का से कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, नी से निर्वाचन यानी इलेक्शन, को से कोटा, को से कोटा, फिर का से कार्यकाल, का से कार्यकाल, का से कार्यकाल, दू से दोबारा चुनाव, दोबारा चुनाव, दोबारा चुनाव। यो से योग्यता एलिजिबिलिटी, योग्यता एलिजिबिलिटी, योग्यता एलिजिबिलिटी। द से दशाएं, दशाएं यानी कंडीशंस, कंडीशंस, कंडीशंस। स से शपथ, ओथ, 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 ओथ। और म से महाभियोग, इम्पीचमेंट, 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 ठीक है। राष्ट्रपति का पूरा ट्रिक याद हुआ? बोलो ट्रिक क्या है? पकानी कोका दुयो दशम कौन से आर्टिकल से शुरू होता है? 52 से शुरू होता है और जहां तक जाता है पूरा लिख लो 61 तक, 61 तक। इतना क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। अब आइए चलते हैं, समझते हैं प्रेसिडेंट के बारे में। प से पोस्ट, 52 क्या कहता है? पोस्ट, पोस्ट। देखो हमारे देश में जो प्रेसिडेंट का पोस्ट है वो यूनाइटेड किंगडम से लाया गया है। जैसे यूनाइटेड किंगडम में वहाँ की महारानी होती है, वहाँ की महारानी होती है, वैसे ही भारत में जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सेम पावर रखते हैं यूनाइटेड किंगडम की महारानी की तरह, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम की महारानी की तरह। जब यूनाइटेड किंगडम में उनकी जनगणना होती है, सेंसस होती है, तो महारानी को पहला नागरिक माना जाता है। उस तरीके से भारत का पहला नागरिक किसे माना जाता है? राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को, ठीक है। भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति को माना जाता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? तो आर्टिकल 52 में क्या कहा है? आर्टिकल 52 में पोस्ट की चर्चा है। भारत में राष्ट्रपति का पोस्ट कहाँ से लाया गया है? ब्रिटेन या यूके, जो कहना है कह लो, ठीक है, ब्रिटेन यूके जो कहना है कह लो, ब्रिटेन से लाया गया है। ब्रिटेन, भारत में राष्ट्रपति की वैल्यू ब्रिटेन के किसके बराबर होती है? क्वीन के बराबर होती है, ठीक है। यानी कि क्वीन इज इक्वल टू भारत के प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ठीक है। क्वीन भारत के प्रेसिडेंट के बराबर होती है, ठीक है। देखो जैसे जब यहाँ ब्रिटेन की महारानी किसी देश में जाती है ना, तो उसे पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। खैर अभी तो वहाँ की महारानी की डेथ हो गई, एलिजाबेथ की,
है ना। अब वहां पर राजा आए हैं, तो जब महारानी जाती थी तो उन्हें किसी भी पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती थी। क्यों? क्योंकि उनके देश में जो पासपोर्ट पर सिग्नेचर होता था वो ब्रिटेन की महारानी का होता है। वैसे ही भारत में भी जब हम पासपोर्ट बनवाने जाते हैं तो उस पर जो सिग्नेचर होता है वो प्रेसिडेंट का होता है। यानी भारत से कोई भी इंसान विदेश में जाता है तो वो प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी के बेस पर जाता है। तो सोचो, भारत में रह रहे हर एक इंसान का जो पासपोर्ट है उसकी जिम्मेदारी प्रेसिडेंट ले रहे हैं, तो भाई प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी कोई लेने वाला होगा क्या? नहीं। सोचो, जिसका दुकान है, जो मैन्युफैक्चर ही कोई चीज को कर रहा है, उसका दूसरा कोई क्या मैन्युफैक्चर करेगा? तो इसीलिए जब हमारे देश के भी प्रेसिडेंट किसी दूसरे देश में जाते हैं तो उन्हें भी पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब तक की अगर हम बात करें तो हमारे जो पूर्व प्रेसिडेंट रहे हैं वो कौन थे? रामनाथ कोविंद। और अभी के करंट में हमारी द्रौपदी मुर्मू जी है। द्रौपदी मुर्मू जी हमारे करंट प्रेसिडेंट हैं। कब की? 2022। ठीक है, 2022 दिखाई दे रहा है ये? ओके, ठीक है। अब देखो, इसमें से ना बहुत सारे जो प्रेसिडेंट हैं उनके नाम तुम्हें याद रहने चाहिए। जैसे पहले प्रेसिडेंट कौन थे हमारे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे प्रेसिडेंट का भी नाम याद रखना, सर्वकृष्ण राधा, जो कि पल्ली, सर्वकृष्ण राधा पल्ली। क्यों? क्योंकि इन्हीं के नाम के ऊपर क्या मनाया जाता है? टीचर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, टीचर्स डे इन्हीं के नाम के बेस पर मनाया जाता है। उसके बाद ये जाकिर हुसैन का भी नाम याद रखना, वीवी गिरी का भी नाम याद रखना, क्योंकि जब हम आगे इलेक्शन पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा कि जाकिर हुसैन, वीवी गिरी का नाम क्यों याद रखना है। ठीक है, तो तीसरे प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन का भी नाम रखना, चौथे प्रेसिडेंट वीवी गिरी का नाम याद रखना, उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद का भी नाम याद रखना और ज्ञानी जैल सिंह का भी नाम याद रखना। क्योंकि ज्ञानी जैल सिंह के बारे में जब मैं वीटो पावर पढ़ाऊंगा प्रेसिडेंट का, तब उसमें एग्जांपल दूंगा कि किस तरीके से ज्ञानी जैल सिंह ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया था, पॉकेट वीटो। समझ में आ रहा है? ओके, तो हमें यहाँ पर कितने प्रेसिडेंट के एकदम नाम याद होने चाहिए? पहले प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। दूसरे राधा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तीसरे जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन। चौथे वीवी गिरी। पांचवे फखरुद्दीन अली अहमद। और ये छठवें जो याद रखना है, मतलब जो 7वें नंबर पे है, बट हमको याद रखना है ये जैल सिंह, यानी जैल सिंह, यानी जैल सिंह। कम से कम हाँ, इतने लाइन से तो 5 है। छठवें जी को छोड़ दीजिए और ये 7वें जी को याद रख लीजिए, जैल सिंह को। जैल सिंह को याद रखना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है क्या? तो बताओ, हमारे देश के जो पहले प्रेसिडेंट रहे वो कौन रहे? राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। इतना क्लियर हुआ? आर्टिकल 52 में क्या कहता है पोस्ट के बारे में? प्रेसिडेंट का पोस्ट किस देश से लाया गया है? यूके से। हमारे देश के प्रेसिडेंट यूके के किस नागरिक के बराबर होते हैं? वहां के क्वीन के बराबर होते हैं। इतना चीज क्लियर हो गया? बहुत। अब हम आगे बात समझते हैं आर्टिकल 53। ठीक है, आर्टिकल 50। आर्टिकल 53 कहता है एग्जीक्यूटिव, यानी कार्यपालिका, देखो, जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं ना, वो कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि देश में कोई भी काम होगा, देश में कोई भी काम होगा, उस काम को ऑथराइज करने की जो अंतिम शक्ति है, लास्ट पावर है, लास्ट सिग्नेचर है, वो किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। जैसे रसिया से ऑयल खरीदना है भारत को, तो जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो सारा का सारा डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी वेडी करवा के ले जाएंगे प्रेसिडेंट के पास, कहेंगे कि सर यहाँ पर साइन कर दीजिए। जब तक प्रेसिडेंट का साइन नहीं होगा, क्या इंडिया रसिया से ऑयल परचेज कर पाएगा? नहीं। यूएसए से अगर हमें कोई हथियार खरीदना हो
कोई फाइटर जेट खरीदना हो तो उस पर भी सिग्नेचर अंतिम किसका रहेगा? प्रेसिडेंट का। बिना प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के क्या हम यूएसए के साथ हथियार का डील कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम अगर पासपोर्ट बनवा रहे हैं और पासपोर्ट लेकर के हम मतलब कि हमें जाना है यूएसए जाना है, और हमारे पासपोर्ट पर अगर प्रेसिडेंट का साइन नहीं है तो क्या हमें यूएसए में एंट्री मिलेगी? नहीं, हमारा पासपोर्ट ही इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो कहेगा कि भारत में जो कार्यपालिका का प्रधान होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं हमारे प्रेसिडेंट। यानी यहाँ पर पावर दिखा रहा है, और पावर दो तरीके का होता है, समझना। पावर दो तरीके का होता है, एक होता है ऑफिशियल पावर और एक होता है रियल पावर। मैं अभी लिख देता हूँ। पावर एक होता है ऑफिशियल पावर, कार्यकारी, और दूसरा होता है रियल पावर। जो ऑफिशियल पावर होता है वो होता है प्रेसिडेंट के पास। इसके पास? प्रेसिडेंट के पास। ऑफिशियल का मतलब कोई भी काम हो उस पर अंतिम सिग्नेचर प्रेसिडेंट करेंगे। और जो रियल पावर होता है वो होता है हमारे प्रधानमंत्री के पास, पीएम के पास। यानी किसी भी काम को करना है वो किसके नाम से होगा? प्रधानमंत्री के नाम से। किसके सिग्नेचर से होगा? प्रेसिडेंट के सिग्नेचर। कोई भी काम होता है, जैसे भारत में 5G लॉन्च हुआ, क्या किसी ने ये कहा कि हमारे प्रेसिडेंट ने 5G लॉन्च किया? लेकिन 5G लॉन्च करना है, उस पर आखिरी सिग्नेचर किसका रहा होगा? प्रेसिडेंट का। नाम किसका हुआ? पीएम का। इसी तरीके से अगर प्रधानमंत्री कोई भी गड़बड़ काम करते हैं तो बदनाम हो जाते हैं प्रेसिडेंट एक्चुअली में। क्यों? क्योंकि आखिरी सिग्नेचर होता है किसका? प्रेसिडेंट का। तो दुनिया वाले मतलब भारत के बाहर के जो देश हैं वो प्रधानमंत्री को नहीं, प्रेसिडेंट को गरियाते हैं। वहां का प्रेसिडेंट अच्छा नहीं है, गलत गलत डिसीजन ले रहा है। समझ आ रहा है? हाँ, क्योंकि डॉक्यूमेंट लोग क्या देखते हैं? डॉक्यूमेंट देखते हैं ना। डॉक्यूमेंट पर आखिरी सिग्नेचर किसका है? प्रेसिडेंट का है। समझ आ रहा है? तो बताओ, जो पावर के मामले में ऑफिशियल पावर किसके पास रहती है? प्रेसिडेंट के पास। और रियल पावर प्राइम मिनिस्टर के पास। ऑफिशियल और रियल में क्या फर्क होता है, समझ में आ गया ना? ठीक है, अब हम चलते हैं, समझते हैं आर्टिकल 54। ठीक है, आर्टिकल 54 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल को समझना इंपॉर्टेंट है एक्चुअली में, क्योंकि आर्टिकल 54 में किसकी चर्चा है? निर्वाचन यानी इलेक्शन। ठीक है, इलेक्शन। अब देखो, यहाँ हमें समझना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। ठीक है, इसके लिए बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन रहती हैं, कई सारी कमेटी बनाई जाती हैं, तो वो समझना है। अब देखो, जब इलेक्शन करवाया जाएगा प्रेसिडेंट का तो उसके लिए एक वोट डालने वाली कमेटी का गठन किया जाएगा। यानी कि जो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे उसे कहते हैं इलेक्टोरल कमेटी। क्या कहेंगे? इलेक्टोरल कमेटी। इलेक्टोरल कमेटी का काम क्या है कि भाई प्रेसिडेंट को वोट डालना है। ठीक है, जैसे जब लोकसभा का इलेक्शन होता है तो हम जनता पब्लिक वोट डालती है ना, तो वैसे ही जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तब वहां पर पब्लिक वोट नहीं डालती है। वहां पर वोट डालने के लिए एक इलेक्टोरल कमेटी बनाया जाता है जो पब्लिक के बेसिस पर होते हैं। यानी पब्लिक चुनती है किसको? सांसद को, विधायक को। विधानसभा में बैठने वाला विधायक, संसद में बैठने वाला सांसद। यानी जो लोग दिल्ली में बैठेंगे, दिल्ली में क्या होती है? संसद। संसद में बैठने वाला सांसद, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और हर राज्य में होती है विधानसभा। विधानसभा में बैठने वाला विधायक, एमएलए, मिनिस्ट्री ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, हाँ। तो देखो, क्योंकि जनता डायरेक्ट प्रेसिडेंट को नहीं चुनती है बल्कि जनता के द्वारा चुने गए जो एमपी और एमएलए होते हैं वो लोग चुनते हैं, इसलिए पूछता है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट होता है? इनडायरेक्ट होता है।
ठीक है, इनडायरेक्ट होता है। इसमें क्या जनता पार्टिसिपेट करती है? नहीं, जनता पार्टिसिपेट नहीं करती। इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्टोरल कमिटी के लोग। अब ये इलेक्टोरल कमिटी में कौन कौन आएंगे? इलेक्टोरल कमिटी में कौन कौन आएंगे? तो देखो, जैसे हमारे देश में दिल्ली में है क्या? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट यानी संसद। संसद के दो भाग कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा में 545 मेंबर, 545 मेंबर, और राज्यसभा में 245 मेंबर, है ना। लोकसभा में 545 मेंबर और राज्यसभा में 245 मेंबर। उसके बाद हर राज्यों में होती है विधानसभा, है ना। विधानसभा महाराष्ट्र में, जो कि उत्तर प्रदेश, एमपी, जितने भी राज्य है वहां विधानसभा है। और कुछ यूनियन टेरिटरी हैं उसमें भी विधानसभा है। जैसे दिल्ली, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, वहां पर विधानसभा है ना, वहां पर भी विधानसभा है। फिर पुडुचेरी, पुडुचेरी वहां पर भी विधानसभा है ना। उसके बाद जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा है। तो जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पौंडीचेरी, जहां जहां पर विधानसभा है वहां के जो एमपीज ये होंगे, एमपीज बोला हूँ, एमएलए होंगे, वो लोग आएंगे। तो ध्यान रखना, भारत में जो इलेक्टोरल कमेटी रहेगी, इलेक्टोरल कमेटी में कौन कौन आएगा पहले समझो। यहाँ से, यहाँ है, हम लिखता हूँ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट। उसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली। देखो, लेजिस्लेटिव असेंबली भारत के हर राज्य में है ना, हर राज्य में है, और कुछ यूनियन टेरिटरी में भी है। पार्लियामेंट में दो सदन कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, एलएस और आरएस। और लेजिस्लेटिव असेंबली में दो होता है, विधानसभा, विधान परिषद, विधानसभा, विधान परिषद। लेकिन विधान परिषद क्या भारत के पूरे राज्यों में है? नहीं, विधान परिषद भारत के सिर्फ 6 राज्य में ही है। इसीलिए क्योंकि जो प्रेसिडेंट चुना जाएगा वो तो पूरे भारत के लिए होगा, इसलिए विधानसभा के मेंबर भाग नहीं लेते हैं। जहां मैं कट मार रहा हूं मतलब वो लोग भाग नहीं लेंगे, ठीक है, वो लोग भाग नहीं लेंगे। इतना क्लियर है? ओके। लेकिन विधानसभा, विधान परिषद के लोग भाग नहीं लेंगे। विधानसभा के जितने भी मेंबर रहेंगे वो आएंगे किसको चुनने के लिए? प्रेसिडेंट को चुनने के लिए, ठीक है, प्रेसिडेंट को चुनने के लिए। अब समझो, लोकसभा में होते हैं 545 मेंबर और राज्यसभा में होते हैं 245। 545 में से जो प्रेसिडेंट होते हैं वो 2 लोगों को नॉमिनेट करते हैं, है ना, जिनका इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं रहता है। वो किसी अपनी पर्टिकुलर फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्हें बुला दिया जाता है। जैसे 2 एंग्लो इंडियन, 2 एंग्लो इंडियन, 2 एंग्लो इंडियन, 2 एंग्लो इंडियन को क्या किया जाता है? नॉमिनेट किया जाता है। अब एंग्लो इंडियन क्या होते हैं इसके बारे में मैं अभी समझाऊंगा। उसके बाद 245 में से प्रेसिडेंट 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं। कितने लोगों को? 12 लोगों को। अब ये 12 लोग अलग अलग फील्ड से आते हैं। जैसे रेखा जी को नॉमिनेट किया गया था, ये फिल्म इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रही थी। ये अपने कौन है? सचिन तेंदुलकर साहब है, इनको नॉमिनेट किया गया था। ये जो जो गेम होता है, गेम, है ना, गेम को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो ऐसे ही अलग अलग फील्ड से राज्यसभा में 12 लोगों को कौन नॉमिनेट करता है? प्रेसिडेंट। तो देखो, अगर ये लोगों को भी हक दे दिया जाए कि ये लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डाल सकते हैं, तो जब प्रेसिडेंट दोबारा खड़ा होगा तो ये लोग उस प्रेसिडेंट के फेवर में काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? वोट उन्हीं को डाल देंगे। दूसरा पर्सन जो रहेगा उसको वोट नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट इन्हें नॉमिनेट करके लाया रहेगा। इसीलिए उसमें कहा गया है कि जितने नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोटिंग नहीं करेंगे। समझ में? हाँ, तो बताओ, इलेक्टोरल कमेटी में कौन कौन रहेगा? लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर, और विधान परिषद का कोई भी नहीं। विधान परिषद का कोई भी नहीं, कोई भी नहीं।
इतने लोग मिल करके क्या बनाते हैं? इलेक्टोरल कमिटी। इलेक्टोरल कमिटी का क्या मतलब है? वो लोग जो मिल करके किसे चूज करेंगे? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट को। इतना क्लियर हुआ? तो बहुत अच्छा। अब एंग्लो इंडियन का क्या कंसेप्ट है? तो भाई जो यूरोप वाले थे यही लोग हम पर राज किए थे, भारत पर। तो जब ये यहाँ आए तो यहाँ पर यहाँ के महिलाओं से शादी वगैरह किए, शादी करने के बाद उनके बच्चे हुए, तो यूरोप के लोगों के द्वारा जो बच्चे भारत में पैदा किए गए उन्हें कहा जाता है एंग्लो इंडियन। ओनली एंड ओनली यूरोप। यूरोप। अगर कोई कहेगा कि एंग्लो इंडियन, क्या अफ्रीका के पिता से जो बच्चा पैदा होगा उसे कहेंगे? नहीं। क्या रसिया से आया हुआ? नहीं। चाइना से? नहीं। यूएसए से? नहीं। ओनली यूरोप का कोई आदमी हो और भारत की कोई महिला हो, उनके संपर्क से जो बच्चा पैदा होता है उसे हम एंग्लो इंडियन कहते हैं। तो पहले देश की आजादी के बाद एंग्लो इंडियन की संख्या अधिक थी, बाद में धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती गई। क्यों? क्योंकि जो एंग्लो इंडियन रहे होंगे तो शादी किए होंगे यही भारत की महिलाओं से, फिर उनके बच्चे थोड़े एंग्लो इंडियन कहलाएंगे, है ना। तो एंग्लो इंडियन धीरे धीरे खत्म हो गए। तो अब जो एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जाता था वो भी धीरे धीरे सीट मतलब कि वैकेंट कर दी गई, उन्हें अब नॉमिनेट नहीं किया जाता है। ठीक है। हाँ हाँ। तो उसका बच्चा अगर यहाँ रहेगा तो वो भी एंग्लो इंडियन कहलाएगा, वो भी एंग्लो इंडियन कहलाएगा। औरत यूरोपियन है, बच्चा इंडिया, पिता जो कि भारतीय है। लेकिन ऐसा जो है हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ये लोग आए थे जो यूरोपियन थे, यूरोपियन आए थे यहाँ पर और ये लोगों ने यहाँ पर अपना घर बसाया। उसके बाद ये लोग चले गए, अपने बीवी बच्चों को यहीं पर छोड़ के। ठीक है। और भारत वाले जो होते हैं अगर वो किसी से शादी करते हैं ना तो छोड़ छाड़ के भागते नहीं है। अगर कोई यूरोप की महिला रहेगी तो उसको लेकर, हाँ मैं समझ गया तुम्हारी भावना कि भाई अगर कोई, हाँ कहा जाएगा भाई, बस एंग्लो इंडियन की कंडीशन क्या है? चाहे यूरोप का कोई माँ हो या बाप हो और भारत का माँ हो या बाप हो, ये दोनों, बाकी और किसी देश के लोगों के साथ नहीं, एंग्लो इंडियन नहीं कहलाएगा। ठीक है। ओके, इतना क्लियर? ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हमने एक बात क्या समझ लिया कि भाई जो प्रेसिडेंट है उनको इलेक्ट करने के लिए इलेक्टोरल कमेटी में कौन कौन लोग आएंगे, कौन कौन लोग आएंगे, इतना क्लियर हुआ। कौन कौन? लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर। क्या विधान परिषद के लोग भाग लेंगे? क्या दिल्ली, पौंडुचेरी और जम्मू कश्मीर के विधानसभा भाग लेगी? हाँ, विधानसभा बिल्कुल भाग लेगी, विधानसभा बिल्कुल भाग लेगी। ठीक है। बताओ, प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट होता है। अच्छा देखो, ये जो इलेक्शन होता है ना, इस इलेक्शन का एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इलेक्शन के प्रोसेस को कहा जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल प्रिफरेबल वोट। क्या कहते हैं? सिंगल ट्रांसफरेबल ट्रांसफरेबल प्रिफरेबल वोट। प्रिफर हाँ, ये जो प्रेसिडेंट को चूज करने का जो प्रोसेस होता है ना, उसी प्रोसेस का नाम है सिंगल ट्रांसफरेबल प्रिफरेबल वोट। एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली, हिंदी में क्या कहेंगे? एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली। अभी एक एक टर्म का मतलब एकदम समझा दूंगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ओके, इतना चीज क्लियर हो गया पहले? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब जैसे प्रेसिडेंट को भाई इलेक्ट करना है, चूज करना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? पहले हमें इलेक्टोरल कमेटी बनानी होगी। अब इसी इलेक्टोरल कमेटी में से, ठीक है, जो भी रहेंगे लोकसभा राज्यसभा में जो एमपी एमएलए रहेंगे, इन्हीं में से ना 50 ऐसे लोग रहेंगे जो जो जा करके इलेक्शन कमीशन को नाम देंगे कि कौन इंसान प्रेसिडेंट के वोट के लिए खड़ा होगा। ठीक है। 50, क्या कहते हैं उसे? प्रपोजर। प्रपोजर। ये प्रपोज करेंगे
ये प्रपोज करेंगे किसके पास जाकर के, इलेक्शन कमिश्नर के पास, कि कौन इंसान प्रेसिडेंट के लिए खड़ा होना चाहिए। ठीक है, किसी एक पर्सन को बाबा, किसी एक पर्सन को, ठीक है, 50 लोग मिल करके सहमति बनाएंगे, किसी एक पर्सन का नाम देंगे, कहेंगे कि ये पर्सन हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, प्रेसिडेंट के लिए खड़ा होना चाहिए। और इलेक्शन कमिश्नर कहेगा ठीक है, आप लोग 50 लोग आपने तो प्रपोज कर दिया, लेकिन हमें 50 और ऐसे लोग चाहिए जो ये कह सके कि हाँ ये जो 50 लोगों ने नाम दिया है ना ये सही है। ठीक है, ये जो 50 लोगों ने नाम दिया है हम भी सहमत है, तो 50 और लोग चाहिए। ठीक है, 50 और अलग से लोग आएंगे और वो कहेंगे कि हमने ये क्या दिया, अपना परमिशन दे दिया कि हाँ इन लोगों ने जो नाम प्रपोज किया है वो ठीक है, हम चाहते हैं कि यही इंसान क्या हो, खड़ा हो। ये इंसान किसके लिए खड़ा हो, प्रेसिडेंसी के लिए या प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। तो ये लोग क्या करेंगे, अप्रूव करेंगे, अप्रूवर, अप्रूवर। ठीक है, 50 प्रपोजर और 50 अप्रूवर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ क्या? हाँ, तो भाई प्रेसिडेंट के लिए अगर कोई इंसान को खड़ा होना है तो उसकी कम से कम 100 MP या MLA के साथ क्या होनी चाहिए, पकड़ होनी चाहिए। समझा है ना? ऐसे नहीं तो भाई कोई भी रास्ते चलता इंसान आ जाएगा, कहेगा हम भी प्रेसिडेंट बनेंगे। ऐसे ससुर कैसे प्रेसिडेंट बनोगे? 50 लोग कम से कम तुमको जाकर के कहें हाँ ये जो रिक्शा चलाने वाला है ये प्रेसिडेंट बनेगा, फिर 50 लोग तुम्हें अप्रूव भी करे कि हाँ ये जो 50 लोगों ने कहा, जो नाम दिया है वो ठीक है, हमारे हिसाब से भी उसे बनना चाहिए प्रेसिडेंट। इतना क्लियर हुआ? ओके, अब देखो, अब भाई जब किसी किसी का नाम ओम दे दिया गया इन लोग के द्वारा, तब वो लोग खड़े होंगे। अब देखो जब खड़े होंगे तो भाई मिनिमम ना क्या होता है कि अगर हम देखें तो अभी मैं जब उनकी योग्यताएं पढ़ाऊंगा प्रेसिडेंट की तो उसमें और अच्छे से थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं अभी योग्यता बताने लगूंगा तो फिर दूसरा टॉपिक स्लिप हो जाएगा। यहाँ हम समझते हैं जैसे जिसकी गवर्नमेंट रहती है, जिसका मेजोरिटी है, वही अपने मन का प्रेसिडेंट बना देता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मोदी जी की गवर्नमेंट थी और मोदी जी ने जो नाम दिया कि भाई मुर्मू जी क्या बननी चाहिए, प्रेसिडेंट बननी चाहिए, वो बन गई। समझ आया क्या? तो ये लोग नाम दे देंगे। अब हम मान लेते हैं कि ऐसे तीन लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़े हो गए और तीनों का मैं नाम दे देता हूँ, जैसे कि एक ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, ए बी और सी है, ये तीन जन क्या हो गए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़े हो गए। ठीक है, अब देखो, अब ये जो टर्म है ना मैंने लिखा है सिंगल ट्रांसफरेबल प्रिफरेबल वोट, इसका मतलब यहाँ पर क्लियर होगा अभी। अब जितने भी मैंने कहा MP प्लस MLA, उनके पास लिस्ट रहेगी, लिस्ट में तीनों जन का नाम रहेगा और इन सब को MP MLA को अपना अपना प्रेफरेंस देना है कि वो फर्स्ट नंबर पर किसे रखना चाहते हैं, कि मेरी चॉइस ये है कि ए वाला जो है प्रेसिडेंट बने, सेकेंड नंबर पर किसे रखना चाहते हैं और थर्ड नंबर पर किसे रखना चाहते हैं। लोगों को अपना क्या बताना पड़ेगा, प्रेफरेंस देना पड़ेगा, प्रेफरेंस। तो मान लो कि मैं ऐसा मान के चलता हूँ, मान लो कि जो है 6 टोटल मिला के 6 MP MLA हैं, 6 लोग। ठीक है, 6 MP MLA हैं। तो देखो मान लो कि पहले MP ने कहा कि मैं इसको ए को रखूंगा, मेरा प्रेफरेंस है ए फॉर अखिलेश, इसको मैं रखूंगा 1 नंबर पे, और बी फॉर बबीता, इसको नहीं रखूंगा, इसको मैं 2 नंबर पे रखूंगा, और सी फॉर सीता, इसको मैं 3 नंबर पे रखूंगा। फिर कोई दूसरा जो था उसने कहा नहीं ये सही नहीं है, इसको मैं रखूंगा 3 नंबर पर, मैं इसको रखूंगा 1 नंबर पर, इसको रखूंगा 2 नंबर पर। फिर जो कि तीसरा बंदा आया उसने कहा नहीं बढ़िया है, इसको 1 नंबर पे रखूंगा, इसको रखूंगा 2 नंबर पर, इसको रखूंगा 3 नंबर पर। फिर चौथा बंदा आया, उसने कहा कि नहीं इसको मैं 2 नंबर पे रखूंगा, इसको 1 नंबर पर और इसको 3 नंबर पे रखूंगा। फिर पांचवा आया, पांचवा मतलब कि उसने कहा कि नहीं मेरा मन कर रहा है कि इसको मैं 3 पर रखूं, इसको 2 पर रखूं और इसको 1 पर रखूं। फिर जो छठवां आया उसने कहा कि नहीं इसको मैं 1 पर रखूंगा, इसको 3 पर रखूंगा और इसको 2 पर रखूंगा। सबने अपना अपना प्रेफरेंस दे दिया। ठीक है, 6 लोग थे, मैंने मान लिया कि MP MLA मिला के 6 लोग है और 6 लोगों ने अपना अपना प्रेफरेंस रख दिया है।
ठीक है। अब इनके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वोटिंग की काउंटिंग होगी। क्या होगी? काउंटिंग। काउंटिंग कैसे होगी? तो भैया पहले राउंड में जब काउंटिंग होगी तो गिना जाएगा कि फर्स्ट रैंक कितने लोगों ने दिया है किसको। तो हम ए वाले का फर्स्ट रैंक गिन लेंगे, 1 2 3, यानी ए को मिला है 3 बार फर्स्ट रैंक, ठीक है, 3 लोगों ने फर्स्ट पर रखा है। बी को मिला है 2 बार, 2 लोगों ने से फर्स्ट पर रखा है। और सी को मिला है 1 बार, यानी 1 बार। अगर हम इसमें देखें तो हमारा ए वाला क्या हो गया? बन गया प्रेसिडेंट, जीत गया, है ना, क्योंकि मैक्सिमम लोगों की चॉइस ए है और ए यहाँ पर प्रेसिडेंट बन जाएगा। और बी और सी दोनों का जो वोट रहेगा उसको, मतलब कि इन लोग को हटा दिया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा समझो कि कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती कि यहाँ पर पहले राउंड में 2 लोग बराबरी पर आ जाते, तब मैं इसको अभी समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये मैं कर दूं, थोड़ा सा बस, जैसे यहाँ पर ये जो 2 है इसको हटा करके मैं इसको कह दूं कि ये भी 1 है और ये है 2, 3, ठीक है, ऐसे मैं कर दिया। अब ऐसी सिचुएशन में अगर हम देखेंगे तो 1 2 3, यानी कि 1 नंबर ए वाले को भी 3 लोगों ने 1 नंबर पे रखा है, 3 लोगों ने 1 नंबर पे रखा है। और बी को भी 3 लोगों ने 1 नंबर पे रखा है और सी को सिर्फ 1 लोगों ने 1 नंबर पे रखा है। तो यहाँ पर सी तो कैंसल आउट हो जाएगा, ये जो है लड़ाई से ही बाहर हो जाएगा। बोलेगा कि भाई चलो तुम अब छट गए। अब लड़ाई होगी किसके किसके बीच में? ये ए और बी के बीच में। तो पहले जो चरण की मतगणना हुई, मतलब काउंटिंग हुआ, फर्स्ट रैंक प्रेफरेंस, इसमें दोनों बराबर आ गए। अब गिना जाएगा सेकेंड रैंक प्रेफरेंस। भाई 2 नंबर पर लोगों की चॉइस सबसे ज्यादा किसकी है? तो अगर हम देखेंगे कि ए को 2 नंबर पर 1 लोगों ने रखा है और बी को 2 नंबर पर 2 लोगों ने रखा है, तब ऐसी सिचुएशन में बी क्या हो जाएगा? जीत जाएगा, बी जीत जाएगा, ठीक है, बी जीत जाएगा। इतना क्लियर हुआ? ओके। इसी को कहा गया जो है प्रिफरेबल वोट। लोगों ने अपना प्रेफरेंस दिया ना, हाँ, प्रिफरेबल वोट। अच्छा, अब जब पहली काउंटिंग में ये सी क्या हो गया था? बाहर निकल गया था। तो इसका वोट, जैसे कि 6 लोगों ने इसको वोट दिया, तो इसका 3 वोट इसको दे दिया जाएगा और 3 वोट इसको दे दिया जाएगा। इसी को कहा जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल, यानी जो पहला इंसान था जो बाहर चला गया उसके वोट को आधा आधा दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। समझ में? आधा आधा दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इससे क्या हो जाएगा कि जैसे मान लो कि हमने देखा कि भाई ये पर्सन ए वाला जो बी वाला जो है, अगर वो ए से 1 वोट से ज्यादा जीत रहा था तो इसमें 3 वोट और मिल गए तो 4 वोट से जीत जाएगा, है ना। तो इसका जीत थोड़ा सा बड़ा लगने लगेगा, जीत की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसीलिए बस इसको जो पहला पर्सन रहता है उसके वोट को बराबर दोनों में बांट दिया जाता है। क्लियर हो गया? ये सिंगल ट्रांसफरेबल प्रिफरेबल वोट का एक एक मीनिंग क्लियर हुआ क्या? ओके। तो इस सिचुएशन, इस तरीके से हमारा जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट को चुन लिया जाता है। इतना क्लियर हुआ? देखो नॉर्मली क्या होता है, पहली बार की काउंटिंग में ही प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाते हैं, प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन वीवी गिरी, मैंने कहा था ना, वीवी गिरी, ये एक ऐसे प्रेसिडेंट थे जिनके टाइम पीरियड में सेकेंड राउंड की काउंटिंग हुई थी और सेकेंड राउंड की काउंटिंग में ये जीत गए थे। जब मैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताऊंगा तब वो कहानी एकदम अच्छे से समझाऊंगा कि अच्छा क्यों हुआ था सेकेंड राउंड की काउंटिंग और कैसे ये वीवी गिरी जीते थे। इतना क्लियर हुआ? तो ये चीज अच्छे से समझ में आ गई कि प्रेसिडेंट को कैसे चूज किया जाता है। सिंगल ट्रांसफरेबल प्रिफरेबल वोट का मतलब समझ में आ गया। ओके। प्रेसिडेंट
के पद पर खड़ा होने के लिए कितने लोगों का अप्रूवल और कितने लोग प्रपोजल के नॉर्म्स को पूरा करने चाहिए? 50-50। क्या जो पहले 50 लोग जो प्रपोज करते हैं वही अप्रूवल भी हो सकते हैं? नहीं, वो अलग लोग होने चाहिए। ठीक है, अलग 50 लोग होने चाहिए। इतना चीज क्लियर हो गया एकदम? तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।